अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो मेरा टॉपिक है वो है फ्रेज एंड क्लॉज। इससे पहले मैंने जो लेक्चर दिया था अभी ग्रामर का, तो उसमें मैंने जो शुरू किया था बिल्कुल इनिशियल लेवल से शुरू किया था। उसमें यही बताया था कि लेटर्स क्या होते हैं, वो अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, फिर एक्रोनिम्स, एब्रिविएशंस और शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स। अब आज जो हमारा लेक्चर है वो है अब हमारे पास फ्रेज एंड क्लॉज। फ्रेज और क्लॉज में क्या डिफरेंस होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। फ्रेज किसे कहते हैं एक्चुअली, फ्रेज है क्या चीज़ हम देखते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो हम यूँ लिख सकते हैं PHRAS। फ्रेज is a group of words. Words. Phrase is a group of words having no subject, and predicate. And gives gives no and gives not complete and gives not complete meaning or sense। फ्रेज की अगर हम डेफिनेशन देखें तो फ्रेज की डेफिनेशन ये है कि फ्रेज is a group of words having no subject and predicate and gives not complete meaning or sense, that is called phrase। For example, अगर हम ये कहते हैं ये a cup of tea, a cup of tea। अब देखिए इसमें a cup of tea, these are the words 1 2 3 4 words। ये 4 words पे कंसिस्ट एक फ्रेज है। इट कंटेन्स 4 words but it's a one phrase because it does not give a complete sense or meaning। अगर ये कहा जाए कि a cup of tea, एक कप चाय, what, एक कप चाय पी जाती है, एक कप चाय बनाई जाती है, क्या कहा जा रहा है ये नहीं पता। तो इसलिए ये जो होगा ये कंप्लीट फ्रेज होगी, इसे हम कह सकते हैं कि इट्स अ फ्रेज। फ्रेज में सब्जेक्ट नहीं होता, इसमें हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर वी हैव नो सब्जेक्ट। हम ये कह सकते हैं कि अ कप ऑफ टी, अ कप ऑफ टी, ये एक फ्रेज है। अगर दूसरी फ्रेज देखें तो हमारे पास another phrase, there are many phrase, but phrase does not give a complete sense of meaning and having no subject and predicate। अब सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है वो भी अभी आपको समझाते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। पहले ये समझ लीजिए कि फ्रेज क्या होता है। अब हम देखते हैं इसमें फ्रेज में क्या कहते हैं, इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड। अब देखिए ये भी एक फ्रेज है, इट्स नॉट अ क्लॉज। ये भी एक फ्रेज है because it does not contain a subject or a predicate। एक्चुअली सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते क्या है कि जब हम एक कंप्लीट सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट, समटाइम्स कॉम्प्लीमेंट, समटाइम्स एडवर्बियल्स, ये होता है। पहले ये आपको समझाऊंगा तो फिर ये समझ आएगा कि होता है क्या। अभी आप इसे देखते जाएं और अभी आपको कंप्लीट हो जाएगा। अब ये लिखा अ कप ऑफ टी, तो ये एक फ्रेज है। इन द ग्राउंड, ये भी एक फ्रेज है क्योंकि हमें नहीं पता हु इज इन द ग्राउंड, व्हाट आर बीइंग डन इन द ग्राउंड, क्या किया जा रहा है ग्राउंड में। हाँ,
अगर ये यूं हो जाए कि सपोज हम यूं कहते हैं इसको कि शी is taking Taking. She is taking a cup of tea. She is taking a cup of tea. तो अब ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक कंप्लीट सेंटेंस होगा, क्योंकि सेंटेंस वो होता है जो कंप्लीट सेंस और मीनिंग देता है, और उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क लगा होता है। अब देखिए, शी इज टेकिंग अ कप ऑफ टी, एक कंप्लीट सेंस है। हु इज टेकिंग अ कप ऑफ टी? शी इज टेकिंग अ कप ऑफ टी। व्हाट शी इज टेकिंग? अ कप ऑफ टी। अब ये फ्रेज तो है, लेकिन ये एक फ्रेज जो है ये एज एन ऑब्जेक्ट भी है। ये अभी जब मैं टाइम आफ्टर टाइम आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बताऊंगा तो उसमें डिफाइन करूंगा। तो पहले हम फ्रेज को क्लियर कर लेते हैं। इन द ग्राउंड, अगर हम इसको कंप्लीट कर दें तो ये यूं भी कंप्लीट हो सकता है कि जैसे हम लिखते हैं द चिल्ड्रन द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, the children are playing in the ground. The children are playing in the ground. तो अब आप देखिए कि ये एक कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा, लेकिन अभी हमें जो फोकस करना है वो हमारे पास जो फोकस है वो हमारे पास है मीन्स फ्रेज, फ्रेज और क्लॉज। तो इसे हम कहते हैं फ्रेज। अब हम बात करते हैं क्लॉज की। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज जो होता है इसको यूं हम डिफाइन कर सकते हैं। क्लॉज क्या है? क्लॉज की डेफिनेशन यूं हो सकती है कि क्लॉज इज also a group of words having subject and predicate but does not give a complete sense. Sometimes it's happen it gives a complete sense, but it is when it gives a complete sense, it is also a sentence, but when it joins twice and two sentences together, so it calls also a clause. I will give you the example of the clause. What is a clause? Look at here, CLAUSE, clause. As I said to you, the clause is having a subject and predicate. Look at the example. When I entered, when I entered the room, then I put comma here. When I entered the room, look and try to understand carefully. I entered the room. I is a subject or doer of an action or agent as well, or entered is a verb and the room is another phrase. But look at here, when I entered the room, जब हम ये जुमला कहते हैं कि when I entered the room, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो है बेटा ये does not give a complete sense. कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि ये जुमला अगर सिर्फ इतना कहा जाए व्हेन आई एंटर्ड द रूम, सो द लिसनर इज अवेटिंग कि व्हाट would be the next sentence or what would be the next talk, what would be the next words. So this is also called a clause. Now if we complete it, it's not a sentence, it's a clause because there is a comma, not a full stop. If I say when I entered the room, students students were playing. When I entered the room, students were playing cards, cards. Were playing cards. Look at there. When I entered the room, students were playing cards.
अब आप ये देखिए कि व्हेन आई एंटर द रूम ये एक पार्ट है, और स्टूडेंट्स वर प्लेइंग कार्ड्स ये दूसरा पार्ट है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये जो पार्ट है विद स्टार्ट विद कंजंक्शन, ये भी एक क्लॉज है, और विदाउट कंजंक्शन भी आई कैन नॉट से विदाउट कंजंक्शन बिकॉज बिफोर इट देयर इज अनदर कंजंक्शन इज कॉमा। एक्चुअली ये जो कॉमा है यहाँ पर ये रिप्लेसमेंट ऑफ कंजंक्शन है। अभी मैं इसे बताता हूँ कैसे। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये एक कंप्लीट जो है क्लॉज है, क्योंकि हैविंग अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है देख लीजिए कि अगर जब हमने एक सेंटेंस लिखा है तो सेंटेंस से अगर हम सब्जेक्ट रिमूव कर दें, सिर्फ सब्जेक्ट निकाल दें, तो ये जितना रिमेनिंग पार्ट होगा वर्ब प्लस वर्ब के साथ प्लस जितना भी रिमेनिंग पार्ट होगा, वेदर इट इज ऑब्जेक्ट, वेदर इट इज कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट हो, कॉम्प्लीमेंट हो, कॉम्प्लीमेंट हो, या एडवर्बियल हो, या हम ये कह सकते हैं कि एडवर्बियल हो, एडी एड वी ई आर बी आई ए एल, एडवर्बियल कुछ भी हो, ये पूरा का पूरा कहलाता है प्रेडिकेट। तो एक क्लॉज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का होना जरूरी होता है। अगर इसमें प्रेडिकेट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ना हो तो फिर ये फ्रेज हो जाएगी। लोकेट हियर अ कप ऑफ टी, तो इसलिए अ कप ऑफ टी जो है वो एक फ्रेज है, वो एक क्लॉज नहीं है। अब आगे देखते हैं कि ये इसमें एक सेंटेंस है और दो क्लॉजेज हैं। आप देखें व्हेन आई एंटर्ड द रूम, एक क्लॉज ये है स्टूडेंट्स वर प्लेइंग कार्ड्स, बच्चे जो थे स्टूडेंट जो थे वो कार्ड्स खेल रहे थे। अब देखिए इसमें अगर इस सेंटेंस को मैं हटा दूं, व्हेन आई एंटर्ड द रूम, जब मैं क्लास में दाखिल हुआ, तो व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, या व्हाट वाज हैपनिंग, क्या हो रहा था, ये अभी अवेटेड है, इसलिए ये कंप्लीट मीनिंग और सेंस नहीं दे रहा। लेकिन अगर हम इस क्लॉज को रिमूव कर दें और इसे देखें स्टूडेंट्स वर प्लेइंग कार्ड्स, अब स्टूडेंट्स वर प्लेइंग कार्ड्स, तो आप कह सकते हैं सर ये तो एक मुकम्मल सेंस दे रहा है, और सेंटेंस तो वो होता है जो मुकम्मल सेंस देता है, मुकम्मल मीनिंग देता है। बेशक मुकम्मल मीनिंग और सेंस देता है, लेकिन बेटा ये इससे पहले ज्वाइन विद कंजंक्शन, तो इसलिए ये यहाँ पर कंप्लीट नहीं है बल्कि यहाँ पर बात जाकर कंप्लीट है। अगर हम इसे अलग से लिखें, ये वाला पार्ट ना लिखें इसके साथ, तो ये अब एक मुकम्मल सेंटेंस है, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी, मुकम्मल सेंस और मीनिंग भी है। सिर्फ इतना कहा जाए कि स्टूडेंट्स वर प्लेइंग कार्ड्स, तो क्लियर है मीनिंग, मीनिंग बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सेंस क्लियर है। लेकिन अगर ये कहा जाए व्हेन आई एंटर द रूम, सिर्फ इतना कह दिया जाए तो अभी मीनिंग क्लियर नहीं है। लेकिन ये जो है, ये जो कंजंक्शन के साथ है व्हेन आई एंटर द रूम, तो ये कहलाता है आपका, एक्चुअली ये कहलाता है आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज। ये आपका क्लॉज होगा डिपेंडेंट, डी ई पी ई एन डी ई एन टी, डिपेंडेंट, सी एल ए यू एस ई क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। अब डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है अभी बताता हूं आपको। और ये जो है ये आपका है इनडिपेंडेंट क्लॉज, इसे हम कहते हैं इनडिपेंडेंट क्लॉज, इनडिपेंडेंट क्लॉज। अब देखिए इंडिपेंडेंट क्लॉज का दूसरा नाम हम ये भी दे सकते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज, इसको हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कह सकते हैं। ये प्रिंसिपल क्लॉज भी कहला सकता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। ये कहलाता है डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। ये डिपेंडेंट क्लॉज क्यों होता है, क्योंकि देखिए कि ये जो है ये जो क्लॉज है ये इस पे डिपेंड कर रहा है। जब तक ये क्लॉज नहीं कहा गया तो इसकी सेंस बिल्कुल क्लियर नहीं हुई, इसलिए
दिस क्लॉज डिपेंड अपॉन दिस क्लॉज, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज पे। इंडिपेंडेंट क्लॉज एक कंप्लीट सेंटेंस भी होता है, लेकिन कब, सुनिएगा, ये कब होता है, इसमें उस वक्त जब ये विदाउट कंजंक्शन के साथ लिखा, जैसे सपोज अगर ये लिखा जाए कि ही इज ऑनेस्ट, एक तो ये कंप्लीट सेंटेंस है, और ये लिखा जाए ही इज ऑनेस्ट, ही इज पुअर। अब देखिए लिखा हुआ है ही इज ऑनेस्ट और ही इज पुअर। अब अगर हम इसको यूं लिख दें कि ही इज ऑनेस्ट, अगर इसको यूं लिख दिया जाए ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, he is poor but he is honest। अब देखिए कि ये यहां अलग अलग थे, तो ये एक सेंटेंस था, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है बेटा, और ये नंबर 2 एक कंप्लीट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2। इसको हम कह सकते हैं SENTENC सेंटेंस। ये भी हमारे साथ करा था SENTENC सेंटेंस। ये भी सेंटेंस है, ये भी सेंटेंस है, लेकिन ये इस वक्त प्रिंसिपल क्लॉज नहीं है। इस वक्त ये भी प्रिंसिपल क्लॉज नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज तो उस वक्त होगा ना जब उसके का साथ कोई सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो, जब भी तो प्रिंसिपल क्लॉज होगा। और प्रिंसिपल क्लॉज कब होगा, ये उस वक्त होगा जब ये किसी न किसी सब ऑर्डिनेट क्लॉज के साथ आ रहा होगा। इसको हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हैं और डिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो होता है डिपेंडेंट क्लॉज, इट ज्वाइंस विद सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ज्वाइन होता है। I'll teach you inshallah time after time what are the subordinating conjunction, but try to understand differences between phrase and clause। phrase और clause में difference समझने की कोशिश कीजिए। अब आइए जरा इसको हम एनालाइज करते हैं। ये देखिए ये लिखा हुआ है he is poor but he is honest। आप कह सकते हैं कि सर ये भी तो एक सेंटेंस है और ये भी एक सेंटेंस है, लेकिन ये बेटा ये ज्वाइन हो रहा है किससे, कंजंक्शन है आपके पास, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो इस वक्त ये जो है ये भी ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसमें भी दो क्लॉजेज है, एक है इंडिपेंडेंट CLAUSE इंडिपेंडेंट क्लॉज, और ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। क्यों है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसलिए कि अगर हम इन्हें अलग अलग लिखें तो ये मुकम्मल मीनिंग देते हैं, इसलिए ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज और ये भी इंडिपेंडेंट। लेकिन ये ज्वाइन किससे हो रहा है, ये ज्वाइन किससे कर रहा है, इसको ये ज्वाइन कर रहा है इसको कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जब ये ज्वाइन होगा तो ये कहलाएगा आपका कंपाउंड सेंटेंस। उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कंपाउंड सेंटेंस क्या है। सिर्फ आप फोकस अभी इस पे रखिए कि ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है और वो भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन सेंटेंसेस कितने, सेंटेंस सिर्फ एक है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था ये दोनों के मिलने पर एक यानी कि कंप्लीट सेंस क्लियर हो रही है। ही इज पुअर बट, यहाँ के अगर रुक जाए तो सेंस मीनिंग नहीं आती मुकम्मल तौर पे, आगे क्या है, बट ही इज ऑनेस्ट, अब मीनिंग मुकम्मल है, क्लियर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों इंडिपेंडेंट, लेकिन यहाँ पर एक जो है ये डिपेंडेंट क्लॉज है और ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये दो क्लॉजेज हैं, क्लॉज नंबर हम इसे 1 कह सकते हैं और हम इसे क्लॉज नंबर 2 कह सकते हैं। ये दो क्लॉजेज हैं, एक इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज फिर मैं बता दूं आपको कि वो होता है जो मुकम्मल मीनिंग देता है अगर उसे अलग से लिख दिया जाए, अलग से। इफ वी राइट सेपरेटली तो इट गिव्स अ कंप्लीट सेंस और मीनिंग, इसलिए हम उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज।
लेकिन अगर हम इस वाले क्लोज को, डिपेंडेंट क्लोज को अलग से लिखें, तो जब भी ये कंप्लीट मीनिंग और सेंस नहीं देता, कंप्लीट मीनिंग और सेंस से मेरी मुराद ये है कि ये अगले सेंटेंस, जब तक इसके पास अगला कोई सेंटेंस, अगला कोई क्लॉज ना हो, तो इसकी सेंस क्लियर नहीं होती कि क्या बात है आगे। जैसे अगर यही कह दिया जाए व्हेन आई एंटर्ड द रूम, तो आगे क्या, व्हेन आई एंटर्ड, व्हाट हैपेंड व्हेन आई एंटर्ड द रूम, तो व्हाट वाज हैपनिंग या व्हाट हैपेंड, क्या हुआ जब मैं कमरे में दाखिल हुआ, तो क्या हुआ, कुछ नहीं पता, तो क्लियर नहीं हो रही बात। तो इसलिए अगर इतना कह दिया जाए तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब आज हमने देखा कि फ्रेज और क्लॉज में क्या डिफरेंस होता है। फ्रेज कई किस्म की होती है, फ्रेज की काइंड्स भी होती हैं। फ्रेज की काइंड्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। फिर हम क्लॉज की काइंड्स भी सीखेंगे। फिर मैं आपके पास आऊँगा सेंटेंस क्या होता है। फिर इंशाल्लाह आपको सेंटेंस के बारे में बताएंगे, सेंटेंस क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है। फ्रेज बनता है, क्लॉज बनता है, फिर उसके बाद एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। एक ओवरव्यू दोबारा देता चलूँ आपको कि फ्रेज और क्लॉज क्या होता है। बस यूँ समझ लीजिए कि फ्रेज जो होता है, हैविंग नो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, group of words having no subject and predicate, neither give the complete sense or meaning, that is called phrase. And clause वो होता है कि having a subject and predicate and give does not give a complete sense meaning until an other clause along with them, तो हम उसे कह सकते हैं clause है, otherwise वो clause नहीं होगा। Thank you so much. If you like this lecture, so please share to others and share with others, and as well as subscribe my channel. My channel is Learn English with Saeedullah Khan. I hope inshallah you will enjoy and you will learn inshallah the next lecture। उसमें मज़ीद आपको क्लॉज की काइंड बताऊंगा। क्लॉज में नाउन क्लॉज, वर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, प्रेपोजिशनल क्लॉज, इन्फिनेटिव क्लॉज, जेरेंट क्लॉज, ये सारे क्लॉजेज होते हैं। और पार्टिसिपल क्लॉज भी होता है इसी तरह, सॉरी पार्टिसिपल हाँ, क्लॉज भी होते हैं, फ्रेज भी होती है। फ्रेज इसी तरह, फ्रेज में भी नाउन फ्रेज होती है, एडजेक्टिव फ्रेज होती है, एडवर्ब फ्रेज होती है। इसी तरह जिस तरह क्लोज की काइंड है, इसी तरह फ्रेजेस की भी काइंड है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ।